आज पावर सिस्टम का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रांसमिशन लाइन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था पावर सिस्टम क्या है। तो पावर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम पावर के जनरेशन का, उसके ट्रांसमिशन का और कहीं ना कहीं उसके डिस्ट्रीब्यूशन का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इस लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, एक सिस्टमेटिक डायग्राम है हमारा जो पावर सिस्टम में जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व रहता है। जैसे देखिए इसमें क्या क्या दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है। ये ट्रांसमिशन क्या है, टावर है। ये क्या है हमारा, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो मतलब पावर जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन में, मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशन में जो पावर जनरेट हो रहा है, तो उस पावर को अगर दूसरे पॉइंट पे सेंड करना है, ट्रांसफर करना है, तो कैसे करेगा, कंडक्टर के थ्रू करेगा। तो ये क्या है, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर के थ्रू जो हमारा पावर जनरेटिंग स्टेशन से दूसरे पॉइंट पे क्या करेगा, दूसरे लोकेशन पे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अच्छा, अब जो हमारा ये जो टावर है, ट्रांसमिशन टावर, इसको क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे इस पॉइंट को अगर आप देख रहे हैं, ये सारा जो पॉइंट है, कहीं ना कहीं क्या है, थ्री फेज लोड क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और कौन सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम टावर इसको 1 बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए टावर 2 है। इसी तरीके से क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा, ये ट्रांसमिशन टावर जो फर्स्ट है और जो सेकंड टावर है, तो दोनों के बीच एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। और वो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हर एक टावर के बीच में कहीं ना कहीं वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, वो हम बाद में समझेंगे कि वो कितना होता है। तो ये समझ में आपको आया होगा कि क्या ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन क्या बोलता है, ट्रांसमिशन लाइन इज अ लिंक, क्या है, एक लिंक है और पावर कैरियर बिटवीन टू बसेस इन द नेटवर्क। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसको आप बोल सकते हैं बस 1 और ये बस 2, मीन्स ये बस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये कहाँ आकर के इससे जुड़ता है, कनेक्ट होता है, तो ये बसेस बसेस में आके जुड़ा, ठीक है। मान लीजिए जो ट्रांसमिशन लाइन आया इधर से, वो इस बस में आके कनेक्ट हुआ, और फिर जब पावर को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसफर करना है, तो क्या करेगा, एक ये जो कंडक्टर के थ्रू क्या करेगा, पावर को दूसरे बस में ट्रांसफर कर देगा। मीन्स जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, मीन्स जो कंडक्टर है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, पावर कैरियर की तरह काम कर रहा है दो बसेस के बीच में, और क्या लिंक की तरह काम कर रहा है, मीन्स लिंक क्रिएट कर रहा है। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन किसकी तरह एक्ट करता है, एक ब्रांच की तरह। मतलब ये जो हमारा सर्किट है, ये क्या बोलेंगे, सर्किट है। तो सर्किट को कंप्लीट करा मीन्स ब्रांच की तरह काम कर रहा है, नेटवर्क की तरह काम करता है। अच्छा, ये जो हमारा बसेस हैं, जैसे बस 1 बस 2, तो बस किस तरीके से एक्ट करता है, नोड की तरह। मीन्स अगर हमें पावर को दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है लेट से, तो क्या करेंगे, हम ट्रांसमिशन लाइन को इसी बस में क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे। और जहाँ पे कनेक्ट करते हैं उसको नोड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ हम कनेक्ट किए, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको नोड बोलेंगे। तो जो हमारा बस है वो किसकी तरह एक्ट करता है, नोड की तरह। और पावर को हम दूसरे जगह पे, दूसरे लोकेशन पे क्या करेंगे, सेंड करेंगे, भेजेंगे। अच्छा अच्छा, जो हम ट्रांसमिशन लाइन जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है, वो जनरली आप देखिएगा तो क्या है, एल्युमिनियम का या कॉपर का। लेकिन एल्युमिनियम और कॉपर में भी हम किसको प्रेफर करेंगे, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये तो बेस्ट कंडक्टर है, पर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और इंडिया में ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या कहीं भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम गोल्ड और सिल्वर को एज ए ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करें। क्यों, क्योंकि इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगा बहुत ज़्यादा हाई आएगा। क्यों, क्योंकि बहुत कॉस्टली ये सब कंडक्टर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, कॉपर या एल्यूमिनियम का।
जैसे अभी देखिए ये क्या हमने पढ़ा कि बस 1 था, बस 2, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरे सिस्टम को बस बार बोलते हैं। ठीक है, पूरा जो हमारा सिस्टम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बस बार बोलेंगे। तो बस बार किसकी तरह एक्ट कर रहा था, बस बार हमारा नोड की तरह एक्ट कर रहा था। जैसे ये हमारा जो ये जैसे देख लीजिए ये क्या है, नोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मीन्स अगर पावर को दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र करना है तो क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे कनेक्ट करके हम पावर को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये नोड की तरह काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको आप नोट कीजिएगा कि जो बस है ये किसकी तरह काम करता है, एक्ट करता है नोड की तरह। और जो ट्रांसमिशन लाइन है वो किसकी तरह, लिंक की तरह या पावर कैरियर की तरह। और दूसरा क्या है, ब्रांच की तरह और नेटवर्क की तरह। अच्छा, अब हम देखते हैं कि विच मटेरियल शुड बी प्रेफर्ड, मतलब एल्यूमिनियम को प्रेफर करें कि कॉपर को प्रेफर करें। तो कोई भी अगर हम ट्रांसमिशन लाइन बनाएं तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। जैसे उसका कॉस्ट मिनिमम हो, कम पैसों में बन जाए। दूसरा क्या है कि उसका जो वेट हो वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि उसको ट्रांसमिशन टावर पे इंस्टॉल करना है तो उसका कहीं ना कहीं वेट जो है कम होना चाहिए। ठीक है, उसको ओवरहेड लाइन की तरह यूज़ करेंगे ना, तो इसको लिख लेते हैं क्या कि इट शुड बी लाइट वेट। लाइट वेट होना चाहिए। दूसरा, कॉस्ट शुड बी मिनिमम, कॉस्ट शुड बी मिनिमम, कॉस्ट शुड बी मिनिमम, इसका कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, आप फिर बाद में पढ़ेंगे कि एक टर्म आएगा कोरोना। ठीक है, ये कोविड-19 का कोरोना नहीं है, ये पावर सिस्टम का कोरोना है। कोरोना एक तरीके का लॉस होता है पावर सिस्टम में। ठीक है, कोरोना क्या है, जब मतलब ज़्यादा वोल्टेज क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है तो ज़्यादा वोल्टेज हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, एक लॉस होता है। ठीक है, तो उस लॉस को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। तो कोरोना क्या होना चाहिए, कोरोना लॉस मिनिमम होना चाहिए। तो कोरोना लॉस किस में मिनिमम होगा, हमारा कॉपर में मिनिमम होगा कि एल्यूमिनियम में मिनिमम होगा, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखिए आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लाइन चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस। ये होता है, आपने पढ़ा होगा 12th में। तो जो हमारा कोरोना जो होता है ना वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो कोरोना लॉस भी कम होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका डिपेंड करता है कोरोना इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एल्यूमिनियम में या कॉपर में किस में ज़्यादा या किस में कम है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमारा जनरेटिंग स्टेशन इस पॉइंट पे है। ठीक है, और इस दूसरे पॉइंट पे क्या है, पावर को क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे मान लीजिए लोड है, तो यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो तो फिक्स है। ठीक है, और हम चाहेंगे कि दोनों में जो लॉस है वो सेम लॉस हो, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर का एक अपना रेजिस्टेंस होता है ना। तो हम क्या चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो लॉस है वो ज़्यादा नहीं हो, कांस्टेंट लॉस हो। ठीक है, तो हम दोनों को देखेंगे, एल्यूमिनियम को देखेंगे और कॉपर को देखेंगे। क्या लिखेंगे कि फॉर सेम आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है रो एल बाई, एक सेकेंड,
रो एल बाई एरिया, ठीक है। तो हम ये एल्यूमिनियम के लिए पहले देख लेते हैं क्या होगा, रो ऑफ एल्यूमिनियम इनटू लेंथ, ठीक है, ये हमारा लेंथ है, अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, इक्वल हो किसके, रो ऑफ कॉपर इनटू लेंथ, क्योंकि लेंथ हम इसलिए लेंथ हम दोनों में सेम रख रहे हैं क्योंकि ये जो लेंथ जो है ना ये तो सेम होगा ना, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ कॉपर। अच्छा, लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से लेंथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या बचा कि अब यहाँ से देखिए कि एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, इसको अपर कीजिए, अपॉन रो ऑफ एल्यूमिनियम, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ कॉपर अपॉन रो ऑफ कॉपर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, ये किसके इक्वल होगा, रो ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रो ऑफ कॉपर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि हमने क्या माना था, हमने माना था रेजिस्टेंस सेम हो, रेजिस्टेंस हमने क्या माना था, सेम माना था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि हमारा जो एल्यूमिनियम का जो कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी होता है वो कॉपर से ज़्यादा होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो पहले लिख लेते हैं इसको नोट में क्या लिखेंगे कि आर रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है एल्यूमिनियम का ये ज़्यादा है, तो अगर इसको आप रेशियो में लेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऊपर का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज़ ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर, मतलब एरिया का जो एल्यूमिनियम का है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा रेडियस है किसका, एल्यूमिनियम का, वो ज़्यादा होगा रेडियस ऑफ कॉपर, ठीक है। यहाँ से ये रिलेशन आया। अच्छा, तो हम यहाँ पे अब क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, रो अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। तो हमने क्या देखा कि जो एल्युमिनियम का जो रेडियस है कहीं ना कहीं ज़्यादा है, मीन्स एल्युमिनियम की अगर बात करें तो इसका रेडियस ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, अगर हम एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं तो इससे क्या हुआ, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा तो आप ये देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहता है तो कोरोना जो लॉस है ना, कोरोना लॉस ये भी क्या होगा, कम होगा, मीन्स डिक्रीज होगा। ये समझ में आया, मतलब मेन जो रीज़न है ना ये कहीं ना कहीं कोरोना लॉस को लेकर के है, कि अगर कोरोना लॉस किस में कम देखने को मिल रहा है, एल्यूमिनियम में, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, एल्यूमिनियम को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे नोट में हम ये लिखेंगे कि एज रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन कॉपर, किससे ज़्यादा है, कॉपर से, तो इससे क्या होगा, क्या था हमारा, किसका रेडियस ज़्यादा था, एल्यूमिनियम का, तो क्या होगा, हम एरिया भी बोल देंगे, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर होगा एरिया ऑफ कॉपर से, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सर्कुलर हम क्रॉस सेक्शनल लेते हैं ना, तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस अगर बड़ा हुआ तो एरिया भी बड़ा हो जाएगा।
तो क्या बोलेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन पढ़े, रो 2πε0 इंटू आर। तो रेडियस अगर बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और कोरोना लॉस में क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कमा तो कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, कोरोना लॉस भी कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन रिजल्ट निकल करके आया, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाए कि हम कॉपर को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम को ही क्यों ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ करते हैं, तो क्यों, उसमें जो हमारा कोरोना लॉस है वो कहीं ना कहीं मिनिमम है, हाँ कम है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है टॉपिक, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। जो हम ट्रांसमिशन लाइन जो हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें मेनली क्या देखेंगे कि जो पावर लॉस है वो क्या हो, पावर लॉस मिनिमम हो, लो पावर लॉस। कोई भी हम सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो हम ये क्या चाहेंगे कि उसमें जो पावर का जो लॉस है या तो ना हो, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, कुछ कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ना, क्योंकि इतना आइडियल कंडीशन तो होगा नहीं। तो पावर लॉस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, उसका इफिशियंसी ज़्यादा होना चाहिए। कोई सा भी आप, जैसे आप डीसी मशीन या फिर भी पढ़ोगे तो वहाँ पे जैसे जनरेटर हो गया आपका, मोटर हो गया, तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि उसका जो आपका इफिशियंसी है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो कहीं ना कहीं मिनिमम होना चाहिए। थर्ड में क्या है, वोल्टेज का ड्रॉप। जैसे ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन है तो उसका खुद का तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। कोई भी कंडक्टर है तो कोई भी कैसा भी कंडक्टर आप ले लीजिए तो उसमें उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, उस अगर रेजिस्टेंस में अगर अगर लेट्स से करंट फ्लो कर रहा है, जैसे आप ये पढ़े होंगे कि V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, रेडियस है, और कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, करंट किससे मल्टीप्लाई हो करके, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो करके इतना वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम होना चाहिए, इसका इफिशियंसी ज़्यादा होना चाहिए, और पावर लॉस कम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा है रेटिंग्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो रेटिंग इसका देख लेते हैं, जैसे आप जनरेटर वगैरह पढ़ते हैं, हाँ, या मोटर पढ़ते हैं, या कोई भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हैं, जैसे बल्ब हो गया तो 100 वाट का बल्ब है, या 10 वाट का बल्ब है, या 20 वाट का बल्ब है, होता है ना, उसका रेटिंग दिया हुआ रहता है। तो ऐसे ही ट्रांसमिशन सिस्टम में कुछ रेटिंग रहता है, तो वो पहले देखते हैं क्या है। पहला में क्या है आपका, वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग ये क्या बोलता है, पहले देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन ये बोलता है कि आरएमएस आरएमएस लाइन टू लाइन, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन and is proportional to insulation। अच्छा, अब एक रिलेशन जानते हैं, वोल्टेज इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। ठीक है, मीन्स समझाते हैं क्या है, मतलब वोल्टेज अगर इंक्रीज किया तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, और क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वो कहीं ना कहीं बढ़ता है, इंक्रीज करेगा। क्या बोल रहे हैं
कि वोल्टेज का रेटिंग होता है, मतलब जो कंडक्टर जो हम 3 फेज लाइन सप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 फेज वोल्टेज जो हम सप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर के बीच में कितना वोल्टेज है, ठीक है, कंडक्टर के बीच में कितना लाइन टू लाइन वोल्टेज है, वो उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे ना, जैसे इस डायग्राम में देखिए, जैसे ये है हमारा, ये है, जैसे ये देखें, ये वायर हो गया, ये सेकंड वायर हो गया, ये थर्ड वायर हो गया, तो ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज है, ठीक है, उसको लाइन टू लाइन वोल्टेज बोलते हैं। एक यहाँ से जो वायर जाएगा उसको बोलेंगे हम क्या, ग्राउंड वायर, यहाँ से जो वायर जाएगा उसको ग्राउंड वायर बोलते हैं। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, और जो ग्राउंड का जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे फेज वोल्टेज, ठीक है। देखिए, जो यहाँ से वोल्टेज वोल्टेज किस वायर में जा रहा है, किसमें, इसमें और किसमें, इसमें और इसमें, तो मतलब कंडक्टर के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे, और ये कंडक्टर और ग्राउंड जिसका जीरो कहीं ना कहीं पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज, ठीक है। तो ये इसका रेटिंग है। तो आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेटिंग। अच्छा, अब ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आप जितना ज़्यादा वोल्टेज का डिमांड अगर है, अगर उतना ज़्यादा वोल्टेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उतना ही ज़्यादा आपको इंसुलेशन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम इंसुलेशन में जैसे वायर है हमारा, घरों में जो वायर हम लोग लगाते हैं, या ट्रांसमिशन सिस्टम में जो वायर लगाते हैं, ठीक है, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज का डिमांड है, अगर जितना ज़्यादा वोल्टेज अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपको इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो रिलेशन है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ठीक है। तो अगर वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। दूसरा है करंट रेटिंग, दूसरा करंट रेटिंग। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है आरएमएस लाइन टू लाइन, आरएमएस लाइन टू लाइन करंट कैरिड बाय ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन, और ये प्रोपोर्शनल किसको होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, it is proportional to cross sectional area of conductor। मतलब जो लाइन टू लाइन जो हमारा वोल्टेज था, तो उस लाइन टू लाइन वोल्टेज में कितना हमारा आरएमएस करंट फ्लो कर रहा है, वो हमारा करंट रेटिंग होगा, ठीक है। और ये जो करंट रेटिंग है किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे हमारा जो ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो जितना एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। और ये जो करंट है ये कहीं ना कहीं आरएमएस करंट इसको बोलेंगे, ठीक। और थर्ड में हमारा आता है एमवीए रेटिंग। एमवीए रेटिंग मीन्स ये क्या है, ये पावर है, ये पावर ट्रांसफर्ड, पावर ट्रांसफर्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसफर्ड इन ट्रांसमिशन मीन्स वोल्टेज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और करंट पावर क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है। तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इससे क्या आ जाएगा, रेटेड पावर। ये क्या है, रेटेड पावर, रेटेड पावर। और ये क्या होता है, √3 VL इंटू आई एल,
वी एल इंटू आई एल। आई एल क्या है, लाइन टू लाइन करेंट, ठीक है। वी एल क्या है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ठीक है। ये हमारा रेटिंग हो गया। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है ये हमारा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे ये देखिए कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन तो इसमें पर्टिकुलर वोल्टेज को ट्रांसफर करते हैं। जैसे जनरेटिंग स्टेशन पे कितना वोल्टेज जनरेट होता है, 11 केवी या फिर 33 केवी, और इसको हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके इसको हम इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करके कितना हम करते हैं, 765 किलो वोल्ट या 400 किलो वोल्ट करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा वोल्टेज क्या होगा, अगर ट्रांसफ़र होगा तो उससे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब पहले ये देखें, क्या लिखेंगे कि इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या लिखेंगे इसमें कि इट इज़ अ फिनोमेना इन विच it is a phenomena in which high electric field causes high electric field causes a dielectric medium to generate free charges and start conduction start conduction स्टार्ट कंडक्शन। अच्छा, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब देखिए क्या होता है। जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन है, अच्छा इससे कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा है, कितना मान लेते हैं कि 765 किलो वोल्ट का जो हमारा वोल्टेज है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। या फिर एग्जांपल के लिए 400 किलो वोल्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, या 220 भी होता है। ये क्या है, ये जो वोल्टेज है, इतना वोल्टेज कहीं ना कहीं क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में, ठीक है। तो जैसे ही वोल्टेज लेवल बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, हाँ, क्योंकि ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है इसका कुछ रेटिंग होगा कि इतना वोल्टेज ये कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर उस वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा अगर वोल्टेज ट्रांसफ़र होने लगा तो उसका जो सराउंडिंग पार्टिकल है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, एयर का पार्टिकल, तो क्या होगा कि जैसे ही वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा उसमें वोल्टेज फ्लो होने लगा तो क्या होगा, उसका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे एयर, तो क्या करेगा, एयर का जो पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, तो वो कहीं ना कहीं इजेक्ट हो जाएगा, हाँ, वो कहीं ना कहीं आयोनाइज हो जाएगा। क्या होगा, आयोनाइज मीन्स वो कहीं ना कहीं क्या करने लगेगा, वो कंडक्शन करने लगेगा। मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वोल्टेज जा रहा था और यहाँ का जो पार्टिकल है जैसे एयर है वो कहीं ना कहीं आयोनाइज हो गया। आयोनाइज होने से क्या होगा, वो खुद कंडक्शन करने लगेगा। ये क्या करने लगेगा, कंडक्शन करने लगेगा, ठीक है। और कंडक्शन करने लगेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, लॉस क्रिएट करेगा इस सिस्टम में, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए पहले क्या था, वोल्टेज ऐसे फ्लो हो रहा था, लेकिन कंडक्शन होने की वजह से क्या हुआ कि जो लॉस एक्स्ट्रा यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो गया, क्रिएट होने लगा। तो ये होता है हमारा
ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है। अच्छा, आगे इसमें क्या है कि द मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है that a material can tolerate is called as its dielectric strength। मतलब वहाँ पे कौन सा मटेरियल का ब्रेकडाउन हो रहा था, वहाँ पे जैसे प्रेजेंट क्या था, एयर था ना, एयर था, एयर का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। एयर का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, तो ये कब होता है, जैसे रेटेड वोल्टेज है आपका, रेटेड वोल्टेज है, और इस रेटेड वोल्टेज से अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज फ्लो किया ट्रांसमिशन लाइन में, तो वहाँ पे जो एयर है, एयर का पार्टिकल क्या हुआ, आयोनाइज हुआ, और आयोनाइज होने के बाद क्या करने लगा, कंडक्शन करने लगा, तो ये जो हमारा पार्टिकल जो एयर है, ठीक है, ये जो हमारा मटेरियल एयर है, तो इसका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, कि इतना पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल तक ये कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाएगा, मतलब पर्टिकुलर लेवल तक ये आयोनाइज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो लेवल क्रॉस किया तो वो कहीं ना कहीं उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कंडक्शन करने लगेगा। तो वो पर्टिकुलर वोल्टेज को, पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर लेवल तक ही वो कंडक्शन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो जो लेवल अगर इंक्रीज किया, अगर वो बढ़ा, तो कहीं ना कहीं क्या करने लगेगा, कंडक्शन करने लगेगा। ये समझ में आया कि क्या है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अच्छा, आगे देखिए, आगे एक टॉपिक है हमारा, क्या है, लीकेज करंट। ठीक है, ये क्या है, लीकेज करंट। अच्छा, मतलब जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं कि टावर के थ्रू उसको सपोर्ट देते हैं, और कहीं ना कहीं हम ट्रांसमिशन टावर और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में हम क्या करते हैं, इंसुलेटर को यूज़ करते हैं। ठीक ना, इंसुलेटर को यूज़ करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा करंट है, इस जैसे देखिए यहाँ हमारा करंट आया, और इस करंट जो क्या किया, कभी कभी लीक करने लगता है। ठीक है, समझ रहे हैं, करंट क्या करने लगेगा, लीक करने लगता है। ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या बोलेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स पहले पढ़ी देख लीजिए कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो है इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ स्टार कनेक्शन। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, स्टार कनेक्शन से। ठीक है, स्टार कनेक्शन जैसे ये आया, ये है, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, और ये किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, स्टार कनेक्शन की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा फेज करंट जो होता है वो इक्वल होता है लाइन करंट के। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फेज करंट किसके इक्वल होगा, लाइन करंट के। और दूसरा क्या, जो हमारा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज, वो कितना होगा, VL/√3 मीन्स 1/√3 टाइम्स हो जाएगा
लाइन वोल्टेज के। ठीक है, तो ये जो दोनों हमारा पॉइंट है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आया? अच्छा, तो अभी हम जैसे आपको बता रहे थे कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज़ वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज बिटवीन लाइन टू लाइन, वोल्टेज बिटवीन लाइन टू लाइन, ये क्या होता है हमारा लाइन वोल्टेज, लाइन लाइन वोल्टेज। ठीक है, और दूसरा क्या है वोल्टेज बिटवीन लाइन एंड ग्राउंड, लाइन एंड ग्राउंड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज मीन्स वीपीएच। समझ में आया? लाइन टू लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन टू लाइन वोल्टेज, जो कंडक्टर के बीच का जो वोल्टेज है, और कंडक्टर और ग्राउंड के बीच का जो वोल्टेज रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, ये क्या है देखिए, वोल्टेज बिटवीन लाइन एंड ग्राउंड, इसको हम क्या बोले, फेज वोल्टेज। अच्छा, अब जो हमारा लीकेज करंट जो है, बोले ना कि जो हमारा करंट है वो लीक करता है, तो लीकेज करंट का क्या है कि कितना वोल्टेज है, क्योंकि हम करंट का क्या जानते हैं, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कितना हमारा फेज वोल्टेज है। ठीक है, और ये हमारा देखिए रेजिस्टेंस किसका किसका यूज़ हो रहा है, हमारा रेजिस्टेंस होता है हमारा इंसुलेटर का यूज़, क्योंकि इंसुलेटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और टावर का भी रेजिस्टेंस होता है। तो आप एक चीज़ समझिए कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा वोल्टेज जो सप्लाई हो रहा है, तो किस पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं जैसे हम उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, हम क्या करते हैं, कहीं न कहीं हम उसको इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा हमको इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा उसको इंसुलेटर भी प्रोवाइड करना पड़ता है। ये हमारा क्या इंसुलेटर है। ठीक है, तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। ठीक है, तो लीकेज करंट का क्या हमारा ये आएगा फॉर्मूला, ये हमारा आएगा फेज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ टावर। तो टावर का जो रेजिस्टेंस है बेसिकली ये मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये मेटल का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है, मेटल का, तो मेटल में रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं। लेकिन ये जो हमारा इंसुलेटर है, ठीक है, तो इंसुलेटर का जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा मेटल नहीं होता है, तो इसका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो लीकेज करेंट अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। क्यों रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर? क्योंकि जो हमारा इंसुलेटर जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा टावर का जो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा एक एक और देखिए, टू कीप लीकेज करंट कांस्टेंट, हम क्या चाहेंगे कि जो हमारा लीकेज करंट है कहीं ना कहीं बहुत कम रहे, या फिर जो है वो मिनिमम रहे या कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम फेज वोल्टेज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमको रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए हमको जो वोल्टेज है उसका डिमांड ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज किए, तो वोल्टेज लेवल को अगर इंक्रीज किए तो लीकेज करंट भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि नोमिनेटर बढ़ रहा है। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज का अगर डिमांड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो अगर जैसे वोल्टेज बढ़ा तो कहीं ना कहीं रेजिस क्या करेगा, जो हमारा लीकेज करंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो हमको साथ में क्या करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर जो है उसको भी हमको साथ साथ क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके रेजिस्टेंस को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि दोनों जो हमारा टर्म है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तब जा करके क्या होगा, ये हमारा लीकेज करंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। मीन्स इसका जो इंसुलेशन है वो कहीं ना कहीं क्या होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा अब देखिए
एक हमारा ये टॉपिक है मशीन वर्सेस ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, इसमें क्या बोलता है, जैसे हमारा आप पढ़े होंगे जनरेटर वगैरह में, क्या जैसे देखें कि जो इसका जो कंपोनेंट्स होता है, कंपोनेंट्स क्या है, इसके बाहर ये क्या है, ये हमारा योक है, ठीक है, ये हमारा आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि हमारा मशीन जो होता है, मशीन वाइंडिंग, मशीन वाइंडिंग is protected by yoke, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंसुलेशन जो हमारा होता है, इसमें इंसुलेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज रेटिंग पे। और अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ये जो हमारा कहाँ एक्सपोज रहता है, ये एटमॉस्फेयर में रहता है, एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में। दूसरा, अच्छा इसमें क्या होता है ना, इट हैज़ ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज मतलब अगर बाय द वे कभी लाइटनिंग हुआ तो लाइटनिंग होने से क्या हुआ, इसमें ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा हमारा वोल्टेज आ जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा कभी कभी देखने को मिलता है, जिसके वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू इट लीड्स टू डैमेज ऑफ इंसुलेटर, डैमेज ऑफ इंसुलेटर। और लास्ट में क्या है, इंसुलेशन, इसमें क्या होता है, जो हमारा इंसुलेशन है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये हमारा ओवर वोल्टेज के, जो हम सिस्टम डिज़ाइन करेंगे वो किसको हम देख के करेंगे कि इसमें इस एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना आ रहा है, उसको कहीं नहीं, इसको सर्वाइव करना पड़ेगा इंसुलेशन को, हैज़ टू सर्वाइव, ठीक है। अच्छा, एक हमारा टर्म है लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। लाइटनिंग ओवर वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब कभी लाइटनिंग होता है, तो लाइटनिंग होने से क्या होता है ना कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है तो उस पर एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाता है, और एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाने से कहीं ना कहीं उसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या होगा, उससे उसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, और इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज। मतलब इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि लाइटनिंग कॉजेज, lightning causes lightning causes charge to be induced, charge to be induced, charge to be induced on the line, on the line which induces, which induces high voltage on the line, high voltage on the line। मीन्स लाइटनिंग कॉजेज क्या है, चार्ज टू इंड्यूस, कहीं ना कहीं लाइटनिंग से क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, कहीं ना कहीं डैमेज करता है, हमारा जो इंसुलेटर है उसको डैमेज कर दिया, ट्रांसमिशन लाइन को डैमेज कर दिया, ट्रांसमिशन टावर को डैमेज कर दिया, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, लॉस होता है। तो इससे प्रोटेक्शन हमें देना पड़ेगा पावर सिस्टम को। दूसरा क्या है, इसमें एक देखिए, बिलो 345 किलो वोल्ट, एक लेवल सेट कर दिया गया है 345 किलो वोल्ट का। क्या बोलते हैं कि बिलो 345 किलो वोल्ट इंसुलेशन लेवल,
insulation level is decided on the basis of lightning over voltage, lightning over voltage। मतलब जब हम सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कितना वोल्टेज को हम एक सर्टेन लेवल माने, ठीक है। तो वो किसको हम करते हैं, अगर हम 345 किलो वोल्ट से कम वोल्टेज अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम किसको कंसीडर करेंगे, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज से। अगर लाइटनिंग के टाइम पे जितना वोल्टेज उसमें देखने को मिलता है तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना इंसुलेशन कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। इंसुलेशन उसको प्रोवाइड करेंगे, किसको, तो ट्रांसमिशन सिस्टम को या ट्रांसमिशन लाइन को, ठीक है। अच्छा, और देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है कि एक हमारा सिस्टम है जिसमें ट्रांसमिशन टावर दिया हुआ है। दूसरा क्या है, ये हमारा इंसुलेटर है, ये क्या है, इंसुलेटर, ठीक। तो इसमें क्या बोलेंगे कि जो हमारा लाइटनिंग होता है ये क्या करता है, ये ऑलवेज स्ट्राइक्स हाईएस्ट कंडक्टर, मतलब जो हमारा जैसे देखो, अगर 3 फेज वोल्टेज को अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 3 फेज वोल्टेज को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो जैसे ये हमारा फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है, ये फेज़ 3 है। इसी तरीके से ये सेकंड सर्किट हो गया, यहाँ पे फेज़ 1 जाएगा, यहाँ पे फेज़ 2 जाएगा, यहाँ पे फेज़ 3 जाएगा। और ये जो हमारा लाइन है इसको हम बोलते हैं क्या, ग्राउंड वायर, ठीक है। तो क्या करते हैं ना कि जो हमारा लाइटनिंग होता है तो लाइटनिंग उस पाथ को फॉलो करेगा जिसमें रेजिस्टेंस कम है। यहाँ पे जैसे आप देखिए इंसुलेटर लगा हुआ है, सारे में इंसुलेटर लगा है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब लाइटनिंग होता है तो वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा और उसी के थ्रू अपना जो वोल्टेज है दूसरे सिस्टम में क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं ना कि यहाँ पे कोई सा इंसुलेटर नहीं लगता है। जब ये सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे कोई इंसुलेटर नहीं रहेगा, ठीक है। ग्राउंड वायर में एक्स्ट्रा वायर हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, उसको ग्राउंड वायर बोलते हैं, जिसमें इंसुलेटर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब लाइटनिंग हो तो डायरेक्ट जो सबसे हाईएस्ट कंडक्टर हो उसके थ्रू जो लाइटनिंग है उसके थ्रू जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, डायरेक्ट ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि ओवरहेड ग्राउंड वायर और शील्ड मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन देना होता है। शील्ड वायर इज हाईएस्ट कंडक्टर that provides that provides that provides low resistance low resistance low resistance path to ground लाइट मीन्स क्या कि अगर लाइटनिंग हुआ तो लाइटनिंग होता है तो सबसे पहले क्या करेगा ना कि जो सबसे हाईएस्ट कंडक्टर है उससे क्या करेगा कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो देखने को मिलेगा वो हाईएस्ट कंडक्टर को क्या करेगा, वहाँ से कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड में
ट्रांसफ़र करेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम अलग से एक एक्स्ट्रा हम ग्राउंड वायर को हम इस ट्रांसमिशन टावर में इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम कोई इंसुलेटर नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट टावर से अटैच रहता है। तो जब लाइटनिंग हुआ तो डायरेक्ट इस ग्राउंड वायर को क्या किया जाता है, ग्राउंड वायर को बिना इंसुलेटर के कनेक्ट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज जो लाइटनिंग के टाइम पे आता है वो डायरेक्ट ग्राउंड में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। लास्ट एक हमारा टॉपिक है क्या, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, ठीक है। स्विचिंग ओवर वोल्टेज को देखने से पहले आप देखिए एक सर्किट ब्रेकर, पावर सिस्टम में एक और इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि होता है सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट को ब्रेक कर देना। जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए एक यहाँ पे सप्लाई है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए हम बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये इसको क्या बोलेंगे कि हमारा जो सर्किट है कंप्लीट है, यहाँ कोई वोल्टेज भी है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे कोई करंट आई फ्लो करेगा। लेकिन अगर सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे क्या करते हैं ना कि हम इस सर्किट को ओपन कर देते हैं, सर्किट को ओपन कर दिए तो क्या हो गया, ओपन सर्किट होगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो। तो ऐसे ही इसका फंक्शन होता है हमारा सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि सर्किट को ही ब्रेक कर देता है। अगर लेट से लाइटनिंग हुआ, ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिल रहा है, तो क्या कर दिया, सर्किट को ओपन कर दिया, मीन्स सर्किट को ब्रेक कर दिया, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं आएगा। कुछ फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो वहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है उसको डैमेज नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि व्हेन सर्किट ब्रेकर बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर, मतलब जब सर्किट ब्रेकर को हम ओपन करते हैं ना तो वो क्या करता है, एज ए कैपेसिटर की तरह काम करता है। कैपेसिटर में क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट होता है ना, हाँ, जो अपोजिटिवली क्या होता है, चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो दूसरा पे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो क्या बोलता है कि सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, कैपेसिटर की तरह काम करता है, ठीक है। और विच फॉर्म्स एलसी ऑसिलेटर विथ लाइन इंडक्टेंस, मतलब देखिए जैसे ये हमारा कोई सिस्टम है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंडक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए कैपेसिटर है, ये क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। और क्या किया कि जो हमारा ये जो सिस्टम था ना, इसको क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता, यहाँ तक, लेकिन इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ये जैसे इसका जो वोल्टेज है, आप वोल्टेज को क्या मान सकते हैं, वीएस मानिए, ठीक है। ये क्या आपका इंडक्टर एल है, ये क्या आपका कैपेसिटर सी है, और ये क्या आपका सर्किट ब्रेकर है। तो जब सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दो तो वो कैपेसिटर की तरह काम करता है, और ये क्या है, ये इंडक्टर और कैपेसिटर है, तो क्या करता है, एलसी ऑसिलेशन वहाँ पे होने लगता है। क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब एलसी ऑसिलेशन होता है तो अब आगे क्या बोलेंगे कि हमारा जो वोल्टेज रेटिंग है, ठीक है, वोल्टेज रेटिंग जो है हमारा, वो वोल्टेज रेटिंग अगर 345 किलो वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो हम जो इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में, इंसुलेशन जो प्रोवाइड करेंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो स्विचिंग ओवर वोल्टेज के होगा, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, स्विचिंग ओवर वोल्टेज। हाँ, पहले क्या था कि अगर जो हम वोल्टेज को अगर 345 मीन्स 345 किलो वोल्ट से अगर कम वोल्टेज हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो जो हम इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे हमारा ट्रांसमिशन लाइन में, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज का होगा। लेकिन अगर वही हम 345 किलो वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो
किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर स्विचिंग ओवर वोल्टेज की अगर स्विचिंग ओवर वोल्टेज अगर जो हमारा 345 से ज़्यादा हुआ तो हम इंसुलेशन इससे हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और एलसी ऑसिलेशन में आप वोल्टेज का इक्वेशन जानते होंगे। क्या लिखते हैं वोल्टेज का इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू वी एस 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, और ये जो हमारा ओमेगा नॉट है ये क्या होता है 1/√LC। ठीक है, और जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है V मैक्स, ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ Vs। ठीक है, और एक किस पे होता है एट ओमेगा नॉट इंटू टी इज इक्वल्स टू पाई पे। ठीक है, और ये जो हमारा Vs है ये हमारा क्या है स्विचिंग ओवर वोल्टेज, ये हमारा क्या है स्विचिंग ओवर वोल्टेज। ठीक है, मीन्स ये आपको याद रखना है कि अगर लाइटनिंग के केस में क्या था कि यहाँ पे 345 से अगर कम हुआ तो हम सिस्टम जो डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम जो इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे 345 किलोवोल्ट से कम वाले में, तो इंसुलेशन लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करेंगे। और अगर 345 किलोवोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्ट है तो हम जो इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे अपने पावर सिस्टम में, ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे स्विचिंग ओवर वोल्टेज के। किसके रिस्पेक्ट में, तो ये स्विचिंग ओवर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इतना आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।